तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास की, और आज का हमारा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। ये जो मौर्यन एम्पायर है ये 2 से 3 क्लासेस में खत्म होगा क्योंकि बड़ा है और प्राचीन भारत का बिल्कुल कोर एरिया है ये। मौर्य साम्राज्य को समझने के लिए बिना चाणक्य की कहानी को समझे आप नहीं समझ पाएंगे। हम लोगों ने जब प्री मौर्यंस को डिस्कस किया तो उसमें लास्ट डायनेस्टी जो हम लोगों ने पढ़ी थी वो था नंद वंश, और नंद वंश के जो आखिरी राजा हुए उनका नाम था धनानंद। ये कहानी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे इसमें मैंने आपको यह भी बताया कि किस तरीके से अलेक्जेंडर ने विश्व विजय का अभियान शुरू किया, और उस जमाने में विश्व का मतलब क्या होता था। अगर वो प्राचीन यूनान आज के ग्रीस से निकला होगा तो ग्रीस से निकलने के बाद वो टर्की पहुंचेगा, और टर्की पहुंचने के बाद फिर वो इराक पहुंचेगा, फिर वो ईरान पहुंचेगा, फिर वो आज के अफगानिस्तान पहुंचेगा, फिर पाकिस्तान पहुंचेगा, और फिर फाइनली वो झेलम नदी के तट तक पहुंचेगा। तो अपने इस पूरे अभियान में वो जहां जहां से गुजरेगा उन उन जगहों को वो जीतता भी चला जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि जब वो कहीं से गुजर रहा होगा तो उसको आने जाने का रास्ता कोई दे दे रहा होगा। तो जब वो अपने विश्व विजय के अभियान पे निकलेगा, इन सारी जगहों को जीतता हुआ आएगा, तो फाइनली वो कहां पहुंचेगा? इंडिया पहुंचेगा, और उस जमाने में मगध जो रहेगा वो उसका टारगेट रहेगा। लेकिन क्या वो मगध तक पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। क्यों? क्योंकि बीच में ही उसकी सेना का उत्साह डाउन हो जाएगा। और इसी कहानी को आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले आप लोग समझ लीजिए कि हम लोग पढ़ेंगे क्या। हम लोग पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य, 137 ईयर्स ऑफ ग्लोरी। इनकी श्रेष्ठता के 137 सालों का अध्ययन हम लोग करेंगे। मौर्य साम्राज्य 137 ईयर्स तक रहा था। कब से कब तक रहा? 321 बीसी से लेकर के 185 बीसी तक रहा था। यहां पर 321 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण हुआ, उनको मुकुट पहनाया गया और वो बने मगध के राजा। आखिरी शासक 185 बीसी में जिसकी हत्या करी गई उसका नाम था बृहदत्त। तो ये इसका एक ओवरव्यू है। अब अगर हम लोग इस वंश के राजाओं को देखें तो शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य से होती है, जिनका शासन 322 बीसी से लेकर के 258 बीसी तक रहा। इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी। सबसे प्रतापी राजा यही कहलाए। इन्होंने ही नंद वंश का खात्मा किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद दूसरा नंबर आता है बिंदुसार का। आयरन एंड ब्लड पॉलिसी की बात जब भी होगी इंडिया में तो सबसे पहला नाम बिंदुसार का आएगा। इनकी रक्त एवं लौह की नीति थी। तलवार से बात करते थे। अगर यस बोलेंगे तो ये आपके साथ है, नो बोलेंगे तो गला कट जाएगा। यही वो शख्स है जिसके दम पर मौर्य साम्राज्य दक्षिण भारत में अपना विस्तार कर पाया था, और इनका टाइम पीरियड रहा 298 से लेकर के 272 बीसी तक। इनकी मृत्यु होती है। इनका बेटा अशोक अगला राजा बनता है। अशोक अपने 100 भाइयों की हत्या करके राजा बना था, और अशोक को ना ही केवल अशोक बल्कि अशोक द ग्रेट भी कहा जाता है। अशोक का टाइम पीरियड 268 बीसी से लेकर के 232 बीसी तक रहा, और अशोक की वजह से ही आज भारत का लोकतंत्र जीवित है। अशोक का हमारे देश के कल्चर और हेरिटेज में बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए हम लोग अशोक को एक स्पेसिफिक टॉपिक में भी पढ़ेंगे। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य का डिक्लाइन शुरू हो जाता है, और फिर इसको डार्क चैप्टर ऑफ द मौर्यंस कहा जाता है। डार्क चैप्टर के अंतर्गत अशोक का बेटा दशरथ मौर्य अगला शासक बनता है। टाइम पीरियड 232 से लेकर के 224 बीसी तक रहा। इसके बाद आते हैं संप्रति 224 से लेकर के 215 बीसी तक। नेक्स्ट है शली शुक्र, ये 215 से 202 बीसी तक रहेंगे। देववर्मन 202 से 195 बीसी तक रहेंगे। शतधन्वा 195 से 187 बीसी तक रहेंगे, और आखिरी राजा हुए बृहदत्त जो 187 बीसी से लेकर के 180 बीसी तक रहेंगे, यानी कि 7 साल का शासन रहेगा। बृहदत्त की हत्या एक ब्राह्मण करेगा, नाम होगा पुष्यमित्र शुंग, और इस तरीके से ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान कर दिया जाएगा, और रिलीजियस मूवमेंट के नाम पर ये जो बड़े बड़े एम्पायर चलते चले आ रहे थे इनका अंत हो जाएगा। लेकिन शुरुआत कहां से होती है? चंद्रगुप्त मौर्य से होती है। तो चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी यह है कि इनके जन्म के बारे में कुछ ठीक ठाक विवरण हमको नहीं मिलता है, लेकिन ये पूरी कहानी जो आज मैं आपको सुना रहा हूं ये कहानी ऑथेंटिक है, इतिहास में दर्ज है, और इसके 3-4 सोर्सेस भी हैं हमारे पास। सबसे पहला सोर्स है अर्थशास्त्र। अगर आपसे कभी भी पूछा जाएगा कि मौर्य साम्राज्य का ऑथेंटिक एक्सप्लेनेशन हमें कहां पर मिलता है, अर्थशास्त्र। किसकी किताब है ये? आचार्य चाणक्य की किताब है, सभी लोगों को पता है। दूसरा एविडेंस है हमारे पास मुद्रा राक्षस।
ये बुक जो है गुप्त काल में लिखी गई थी, लेकिन मुद्रा राक्षस का जो कंटेंट है वो मौर्यंस का ही है, इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा एविडेंस हमारे पास हो जाता है। कैसा एविडेंस है? लिटरेरी एविडेंस है, ये भी साहित्यिक स्रोत है। इसके अलावा हमारे पास विष्णु पुराण, आप लोगों को याद होगा जब वैदिक पीरियड में आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया कि जो पुराण है वो काफी बाद तक लिखे गए और शायद आखिरी पुराण गुप्त काल में लिखा गया होगा। तो इसी बीच विष्णु पुराण जब लिखा गया तो इसमें भी चंद्रगुप्त मौर्य का विवरण मिलता है, विष्णु पुराण के अंदर चाणक्य का भी विवरण मिलता है। तो विष्णु पुराण से ये संदर्भ आप नहीं लगाइएगा कि ये विष्णु भगवान के समय में लिखा गया होगा, नहीं, ये बहुत बाद में लिखा गया है। तो विष्णु पुराण भी एक ऑथेंटिक दस्तावेज है जो हमें मौर्य काल के बारे में बताता है। और फिर आखिरी किताब बौद्ध धर्म की किताब है जो मैं बार बार आपको बता रहा हूं, दीपवंश और महावंश। इसके बारे में भी हमें यहां पर जानकारी मिलती है दीपवंश और महावंश में। कहानी कुछ इस प्रकार से है कि धनानंद जो कि मौर्य साम्राज्य में धनानंद जो कि नंद वंश के आखिरी राजा हैं, काफी विलासी हैं, लग्जीरियस लाइफ जीते हैं, ये बात आपको पीछे पता है। और इनके जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं आचार्य चाणक्य, जिनका जो असली नाम है, जो माता पिता ने जो नाम दिया है वो है विष्णुगुप्त, लेकिन इन्हें कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, तो यहाँ पे भी आप कंफ्यूज मत होइएगा। असली नाम विष्णुगुप्त है, इन्हें चाणक्य भी कहते हैं, इनकी कूटनीति की वजह से इन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है। ये नंद वंश के दरबार में हैं, पुरोहित हैं, आप कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर हैं या चीफ एडवाइजर हैं। और ये धनानंद के समय से नहीं है, ये धनानंद के भी फादर के समय से हैं, इसलिए धनानंद इनसे उम्र में बहुत छोटे हैं। लेकिन जब बात लग्जीरियस लाइफ की होती है तो धनानंद अपने आगे किसी की नहीं सुनता। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति शक्तिशाली है तो उसके अंदर थोड़ा बहुत घमंड तो होना ही चाहिए, तो ये एक राजा का गुण है। धनानंद के अंदर थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा घमंड है। घमंड इस बात का कि नंद वंश को कोई परास्त नहीं कर सकता, और यह घमंड सिर्फ इस वजह से है क्योंकि नंद वंश का जो जन्म है वो पाटलिपुत्र में हुआ है, और पाटलिपुत्र की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, 3 नदियों का संगम, काष्ठ के महल, आयरन ओर की माइंस, जबरदस्त वेपनाइजेशन, इसके चलते वो कॉन्फिडेंट है और उन्हें कॉन्फिडेंट होना भी चाहिए। लेकिन आपको कभी भी इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए कि आप लापरवाह हो जाएं। धनानंद के साथ कुछ ऐसा ही था, ये ज्यादा कॉन्फिडेंस में लापरवाह हो गए थे। और इसी बीच प्राचीन यूनान से अलेक्जेंडर विश्व विजय के अभियान पे निकला। मैं आपको पीछे भी बता चुका हूं कि सिकंदर रहता है मकदूनिया में, आज के समय में मैकडोनिया इस जगह को कहा जाता है। यूनान यानी कि आज के ग्रीस के अंदर है। फिलिप का बेटा है ये, एरिस्टोटल का शिष्य है ये, और जो व्यक्ति एरिस्टोटल का शिष्य होगा, अरस्तु का शिष्य होगा, निश्चित तौर पर वो बहुत शूरवीर होने के साथ साथ बुद्धिमान भी होगा। इसलिए हमें यहां पर अलेक्जेंडर की, सिकंदर की प्रशंसा भी करनी चाहिए। विश्व विजय से तात्पर्य यहां पर यह है कि उस जमाने में जितना नोन वर्ल्ड था उसको जीता जाना है। नोन वर्ल्ड में नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका नहीं आते हैं, डिस्कवरी नहीं हुई है तब, ऑस्ट्रेलिया को डिस्कवर नहीं किया गया है तब, अफ्रीका ज्यादातर एरिया अनडिस्कवर्ड है। इसलिए उस जमाने में वर्ल्ड का मतलब क्या है? यूरोप और एशिया, साथ ही साथ नॉर्दर्न अफ्रीका का थोड़ा बहुत हिस्सा। तो सिकंदर अगर ग्रीस से निकलेगा तो सबसे पहले वो टर्की पहुंचेगा, टर्की के बाद इराक पहुंचेगा, फिर वो ईरान पहुंचेगा, फिर वो अफगानिस्तान पहुंचेगा, और इसी क्रम में फिर वो आगे इंडिया में प्रवेश करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि यूनानी पहले हमलावर हैं, यूनानियों से पहले भी भारत में अटैक्स किए जा चुके हैं, और ये पहले अटैक ईरानियों ने किए थे। इसलिए जब भी हमलों का क्रम कभी आएगा पूछने के लिए तो उसमें आप सबसे पहले पर्शियन अटैक्स की बात करेंगे। ईरान का पुराना नाम पर्शिया है, तो सबसे पहले हमारे देश में पर्शियन अटैक्स हुए थे। लेकिन उस जमाने में जो सीमाएं हैं वो सीमाएं आज की सीमाएं नहीं है, हिंदू कुश तक की सीमाएं हैं। तो पर्शियंस जब यहां पर अटैक करेंगे तो वो उस जमाने का हेरात, बलूचिस्तान और आज का ईरान, ये वाला एरिया जीतेंगे। लेकिन जब सिकंदर आगे बढ़ेगा तो वो पहले पर्शियंस को हराएगा, तब वो अंदर आएगा। ये बात सभी को क्लियर होनी चाहिए। तो पर्शियंस का कब्जा, पर्शियंस की डोमेन कहां पर है? थ्रू आउट द बेल्ट ऑफ मिडिल ईस्ट, पूरी मिडिल ईस्ट वाला जो एरिया है यहां पर पर्शियंस का कब्जा है। सिकंदर प्रवेश करेगा,
पर्शियंस को हराएगा, और जिस समय वो पर्शियंस को हरा रहा होगा उस समय आचार्य चाणक्य धनानंद के पास फिर से रिक्वेस्ट लेकर के जाएंगे कि जो सेल्यूकस है, सिकंदर का जो सेनापति है, उसको आप रोकिए, वो लगातार आगे बढ़ रहा है। लेकिन धनानंद ये कह के अवॉइड कर देंगे कि मगध को कोई भी नहीं हरा सकता है, आप परेशान मत होइए। साथ ही साथ कुछ ग्रंथ बताते हैं कि चाणक्य को एक ऐसी भी जानकारी मिली कि जिसको डिफेंड करने के लिए चाणक्य कह रहे हैं, उसकी हत्या स्वयं धनानंद ने करवाई है अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए। और इस बात को लेकर के जब विवाद होता है तो धनानंद चाणक्य को बेइज्जत करके महल से बाहर निकाल देते हैं, और उस दिन वो शिखा खोल देते हैं अपनी, संकल्प लेते हैं कि जिस दिन नंद वंश का नष्ट कर दूंगा उस दिन इस शिखा में गांठ लगाऊंगा। यहां तक की कहानी हम लोग पढ़ भी चुके थे। सिकंदर लगातार अंदर आ रहा है। अब अगर आप मैप देखें उस जमाने का तो उसमें आप 4 प्रांत पाएंगे। सबसे पहले हेरात आपको ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर मिलेगा। दूसरे नंबर पर मिलेगा कंधार आपको, जिसे आज कंधार के नाम से जाना जाता है। तीसरे नंबर पर मिलेगा काबुल, और चौथे नंबर पर मिलेगा बलूचिस्तान। तो ये जो 4 स्टेट्स हैं इनके ऊपर कब्जा सिकंदर का हो जाता है। और कॉन्टेम्परेरी सोसाइटी की अगर आप बात करेंगे, उस जमाने के हिंदुस्तान की अगर आप बात करेंगे, तो मगध बहुत पावरफुल है, ये बात अपनी जगह बिल्कुल सही है। लेकिन मगध की लोकेशन कहां पर है? ईस्ट में। मगध कहां पर है? पूरब में है। बिहार कहां पर है? पूरब में है। वेस्ट इंडिया खुला हुआ है, खाली है, और वहां पर जो छोटे छोटे साम्राज्य हैं वो आपस में ही लड़ते रहते हैं, उनमें यूनिटी नहीं है। साथ ही साथ लगातार आप लोग ये चीज सीखते आ रहे हैं कि आज का पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वहां पर एक खैबर पास। पहली प्रॉब्लम, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट आपका खुला हुआ है। दूसरी प्रॉब्लम, वहां पे कोई भी ऐसा पावरफुल रूलर नहीं है जो विदेशी हमलों को रोक सके। तीसरी प्रॉब्लम, जो स्मॉल एंड स्कैटर्ड प्रांत हैं वहां पर वो आपस में ही लड़ते रहते हैं। और चौथी प्रॉब्लम, कुदरत ने एक रास्ता भी खोल रखा है जिसका नाम है खैबर दर्रा, खैबर पास। तो क्यों ना कोई विदेशी हमला भारत में हो। इसी दर्रे से ईरानी भारत आए, इसी दर्रे से यूनानी भारत आए, और आगे शक, कुषाण, हून इसी दर्रे से आएंगे। इवन अरबी हमले इसी दर्रे से होंगे, तुर्की हमले इसी दर्रे से होंगे, और इस दर्रे को बंद नहीं किया जा सकता, यह प्राकृतिक मार्ग है। तो सिकंदर ने जब इस दर्रे से प्रवेश किया तो सबसे पहले तो ईरानियों को मार के भगा दिया, और जब ईरानी भाग गए तो इन 4 स्टेट्स पे सिकंदर का कब्जा हो गया। सिकंदर के कब्जे का एक बहुत बड़ा कारण यह भी था कि सिकंदर की सेना जोश में थी, उनका मोराल अप था, और यहां के जो लोकल राजा थे उन्होंने सरेंडर कर दिया था, उन्होंने युद्ध लड़ा ही नहीं था। और सिकंदर ने भी समझदारी का परिचय दिया था, उसने किसी के स्टेट पे कब्जा नहीं किया था, उसने जीते हुए राज्य खुद ही वापस कर दिया, बस अपना एक गवर्नर बिठा दिया। तो जिन 4 स्टेट्स की बात मैं आपसे कर रहा हूं, जिनमें पहले नंबर पर है हेरात, दूसरे नंबर पर है कंधार, तीसरे नंबर पर है काबुल, और चौथे नंबर पर है बलूचिस्तान। ये चारों लोकेशन आज कहां पर है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। ये चारों किसको चले गए? सिकंदर को चले गए। लेकिन उसने इनके ऑपरेशंस के लिए अपना एक एक गवर्नर बिठा दिया, तो 4 गवर्नर हो गए उसके, और उन चारों गवर्नर के ऊपर जो एक व्यक्ति बैठेगा उसका नाम है सेल्यूकस निकेटर, जो इसका चीफ एडवाइजर भी है और इसका सेनापति भी है। इतनी कहानी समझ में आ गई सबको? इसके बाद उसने अंदर प्रवेश किया, दर्रे से अंदर प्रवेश किया। जब दर्रे से अंदर प्रवेश करेगा तो सिंधु नदी पार करेगा, और सिंधु नदी पार करने के बाद उसको झेलम, व्यास ये नदियां मिलेंगी। अब लोकल एरिया आ चुका है, अब आप इंडिया के अंदर आ रहे हो, मगध यहां से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो यहां पे 2 इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं। पहला स्टेट है तक्षशिला और दूसरा स्टेट है पंजाब, आज का पंजाब। तक्षशिला का जो राजा है उसका नाम है अंभी, और पंजाब का जो राजा है उसका नाम है पुरुषोत्तम, पुरु। यवन लिटरेचर जो है, ग्रीक लिटरेचर जो है, उसमें पुरु को पोरस कहा गया है। तो पोरस के नाम से आप जिस आदमी को जानते हैं उसका नाम पुरुषोत्तम है या पुरु है। अंभी ने सरेंडर कर दिया, पुरुषोत्तम के आगे सरेंडर कर दिया। क्यों? क्योंकि पुरुषोत्तम ने सरेंडर किया अलेक्जेंडर के आगे। सिकंदर को यहां भी युद्ध नहीं लड़ना पड़ा, दोनों ने हार मान ली। सिकंदर ने पुरुषोत्तम से जीती हुई जगहें उसे वापस कर दी और वो सिकंदर के साथ हो लिया। लेकिन इन दोनों से युद्ध में
सिकंदर को एक बात समझ में आ गई थी कि इंडिया के बॉर्डर्स को पार करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ये दोनों बहुत बहादुरी से लड़े थे। अंभी ने तो फिर भी सरेंडर कर दिया था, तक्षशिला ने सरेंडर कर दिया था, लेकिन पोरस बहुत वीरता के साथ लड़ा और उसने सिकंदर को नाको चने चबा दिए थे। हालांकि वो बाद में सिकंदर के साथ हो गया, अपना स्टेट उसने सरेंडर किया और सिकंदर ने उसको वापस भी कर दिया, लेकिन सिकंदर को भारतीयों की शक्ति का आभास हो चुका था। सेना ने 6 महीने तक आराम करने का निर्णय लिया। क्यों? क्योंकि आप ग्रीस से आ रहे हैं, सालों की यात्रा आपने करी है, जगह जगह लड़ाइयां लड़ रहे हैं। आज की तरीके से ना हेलीकॉप्टर्स हैं, ना एयरक्राफ्ट हैं, पैदल ही आना है, घोड़ों पे आना है, हाथियों पे आना है। तो जब भी सेना अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंचेगी तो उसके पहले थोड़ा सा आराम करेगी, ब्रेक लेगी। ब्रेक इसलिए लेगी ताकि अपना डाइट वाइट ले ले अच्छी तरीके से, डाइट लेने के बाद में फिर थोड़ा सा एक्सरसाइज कर ले, बॉडी वॉडी बना ले, फिर आगे बढ़े। तो 6 महीने ब्रेक लिया गया। और ये जो तक्षशिला वाला एरिया है जहां पे अंभी ने सरेंडर कर दिया है, इसी तक्षशिला में एक टीचर है इस समय जिसका नाम है आचार्य चाणक्य, जो कि मगध से निष्कासित है। जिस जगह पर युद्ध हो रहा है उसी जगह से वो लाइव इन सारी चीजों को देख रहे हैं और यहीं पर वो अपने एक स्टूडेंट को तैयार कर रहे हैं जिसका नाम है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त और आचार्य चाणक्य की भेंट कैसे हुई इसके बारे में ठीक ठाक इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो सबसे एप्रोप्रिएट कहानियां हैं वो हैं 2। पहली कहानी ये है कि चाणक्य मगध से निकले और हरियाणा के आसपास उन्होंने एक दृश्य देखा। उस दृश्य में कुछ बच्चे एक गेम खेल रहे हैं और उस गेम में एक बच्चा टीले के ऊपर बैठा हुआ है और कुछ 5-7 बच्चे नीचे खड़े हैं और उससे जस्टिस मांग रहे हैं, उससे न्याय मांग रहे हैं। और ये गेम कुछ जज और उस तरीके का हो रहा है, न्यायाधीश से न्याय मांगने का खेल हो रहा है। चाणक्य ने देखा और उन्होंने अनुमान लगाया कि ये जरा सा लड़का है 8-9 साल का, अगर ये अभी से जज का रोल प्ले कर रहा है और अपने खेल में ये लीडर बना हुआ है, तो अगर इसको थोड़ी सी ट्रेनिंग दी जाए तो ये कैसा बनेगा। एक ये स्टोरी आती है और यहां से चाणक्य ने उस बच्चे को अडॉप्ट किया और अपने साथ लेकर के स्कूल चले गए। दूसरी कहानी ये निकल के आती है कि चाणक्य ने इस बच्चे को खरीदा और खरीद के अपने साथ ले गए। जो लोग गाय चराते हैं वो ग्वाले, उनके पास से बच्चा था, ये उसको पाल रहे थे और चाणक्य ने उसको परचेज किया और अपने साथ लेके चले गए। लेकिन जो भी कहानी हो, हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य शिष्य हैं और आचार्य चाणक्य उनके गुरु हैं और तक्षशिला विश्वविद्यालय जो कि नोन फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड है, विश्व का पहला विश्वविद्यालय है तक्षशिला, आज पाकिस्तान में स्थित है। स्थापना चाणक्य ने करी और वहां पर उस बच्चे को पढ़ाना शुरू किया। अपने समय के हिसाब से बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था ये। यहां पर महिलाएं भी पढ़ती थीं, बच्चे भी पढ़ते थे, बुजुर्ग भी पढ़ते थे। और यहीं कहीं आसपास, चूंकि झेलम की लड़ाई हुई है 326 बीसी में, झेलम की लड़ाई हुई है और पोरस यहां पर हारा है, तो इसलिए सेना आराम कहां पर कर रही है? यहीं पर आराम कर रही है। कितनी दूरी है? बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। सेना आराम कर रही है, बैठे बैठे करेंगे क्या? तो इसलिए अलेक्जेंडर ने, सिकंदर ने अपना एक डेलीगेशन भेजा कि आप अंदर जाओ, पंजाब की तरफ जाओ और देख करके आओ कि माहौल कैसा है। हम लोग यहां पर बैठे बैठे सुन रहे हैं कि मगध बहुत पावरफुल है। जो मगध का जो राजा है धनानंद, उसके पास सिकंदर की सेना से 4 गुना ज्यादा सेना है। क्या यह बात सच है? आप लोग जाइए पता करके आइए। जब भी कभी युद्ध होता है तो अच्छी और प्रोफेशनल सेना जो होती है वो हमेशा पेट्रोलिंग पार्टीज को भेजती है कि जाइए और चोरी छिपे पेट्रोलिंग करिए ताकि दुश्मन की शक्ति का आभास लगाया जा सके और उसके अनुसार अपना हमला हम लोग तैयार करेंगे। एम्बुश लगाना है या डायरेक्ट रिटेलिएशन करना है, ये हम तैयारी करेंगे। तो सिकंदर ने भी भेजा और उसके घुड़सवार जब अंदर घुसे तो उनको तक्षशिला दिख गया, ऐसा कहते हैं। और तक्षशिला में जब उन लोगों ने प्रवेश करना चाहा ये देखने के लिए कि ये इतना पिछड़ा हुआ एरिया और यहां पर इतना बड़ा विश्वविद्यालय, तो चाणक्य ने उनको रोक दिया और कहते हैं कि यही वो घटना थी जब चाणक्य, चंद्रगुप्त और सिकंदर के सैनिकों की या उनकी पेट्रोलिंग पार्टी की आपस में भेंट हुई, मुलाकात हुई, इंट्रोडक्शन हुआ और चाणक्य ने उन लोगों को समझाया भी, डराया भी कि जाओ, यहां क्या तुम लोग अंदर करने आए हो,
और यहां तो औरतें और बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत अगर तुम लोगों में दम है, बाहुबल है, मिलते हैं झेलम पे, चलो। चाणक्य का यह कहना और सैनिकों का कॉन्फिडेंस टूटना। आप घोड़ों पे आए हैं चढ़ के, बड़े बड़े हथियार हैं आपके पास, जिस गली से गुजर रहे हैं वो मोहल्ला पूरा खाली हो जा रहा है, लोग भाग जा रहे हैं क्योंकि सिकंदर की सेना है। और एक ब्राह्मण जो कि कुछ 50-55 साल का है, इकहरा बदन, दुबली पतली काया, वो आपसे कह रहा है कि जाओ झेलम पे देखते हैं तुम्हें, तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं गिरेगा कि आखिर इसके पास ऐसा कौन सा बैकअप है जो ये बात कर रहा है। और साथ में लिए जरा सा लड़का, उसकी उम्र कुछ 17-18 साल। जब आप एनडीए में प्रवेश करते हैं आपकी उम्र 16 साल होती है, और 19 साल की उम्र में जब आप ग्रेजुएट होकर निकलते हैं ना खड़गवासला से और आईएमए जाते हैं ट्रेनिंग करने, तो आप अफसर होते हैं। 2 साल आईएमए में ट्रेनिंग करते हैं, 21 साल की उम्र होती है, और कभी कभी 22 साल की उम्र में देश के लिए शहीद हो जाते हैं और परमवीर चक्र मिलता है आपको। तो इस चीज को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि कोई लड़का अगर 17-18 साल का है तो वो वीर नहीं हो सकता, वो बहादुर नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। और आज की ट्रेनिंग से बहुत अच्छी ट्रेनिंग तब थी, तो वो ट्रेंड लड़का है। ये सेना भागी भागी गई अपने कैंप में और बताया सिकंदर को कि सर ऐसी ऐसी बात है, और मगध तो भी बहुत दूर है, मगध के पहले वो जरा जरा से लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं। और उन लोगों के भी पहले पोरस हमको बहुत टफ फाइट दे चुका है, उसको हम लोगों ने हाथ पैर जोड़ के अपने साथ मिला लिया, वो बात अलग है। लेकिन भारतीयों की शक्ति का एहसास तो हमको पोरस नहीं करा दिया था। पोरस ओरिजिनल वर्जन है। अंदर गए वो एक ब्राह्मण मिला जिसको लोग आचार्य कहते हैं, वो प्रो वर्जन लग रहा है मुझे। और ऐसा लग रहा है कि जब हम लोग मगध तक पहुंचेंगे तो प्रो मैक्स हमारा वहां इंतजार कर रहे होंगे। सेना का मोरल डाउन। सेना कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, कितनी ही शक्तिशाली क्यों ना हो, युद्ध केवल मोरल से जीता जाता है। अगर मोरल गिर गया तो बड़ी बड़ी सेना बेकार हो जाती है। कौरवों की सेना का मोरल गिर गया था, हार गए। जब मोरल गिरता है ना, जब कॉन्फिडेंस गिरता है ना, तो आपको बीमारियां सबसे पहले घेरती हैं। और उस जमाने में मच्छरदानी इन्वेंट नहीं हुई थी। अगर आपके परिवार में कोई सेना में है, या अगर रिश्तेदार में आप किसी सैनिक को जानते हैं, तो आप उनसे पूछिएगा कि सैनिक जब वॉर फील्ड पे जाता है तो उसके पास एक सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है जिसके बिना वो नहीं रह सकता, वो है मच्छरदानी। क्योंकि कब कहां किस परिस्थिति में सोना पड़ जाए, और सोना पड़ता ही है, बिना मच्छरदानी के सपोर्ट के पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मच्छर काट लेगा ना, सारी डाइट सारी ट्रेनिंग किनारे हो जाएगी। पहले की सेनाएं बड़े बड़े युद्ध हार जाती थी मच्छर काट लेने की वजह से, और सिकंदर की सेना के साथ भी यही हुआ। झेलम नदी के तट पर कैंप लगा हुआ था, और कहते हैं कि कैंप में मच्छरों ने हमला कर दिया, और यह सिर्फ मोरल डाउन होने की वजह से हुआ था। आपको मच्छर छू भी नहीं सकता अगर आपका कॉन्फिडेंस ऊंचा है तो। लेकिन जब मोरल डाउन है ना, तो मच्छर भी बैठेगा और हटेगा नहीं। मलेरिया फैल गया, मच्छरदानी थी नहीं किसी के पास, मच्छरदानी इन्वेंट ही नहीं हुई थी, मलेरिया फैल गया। जब मलेरिया फैला तो लोगों को फीवर आया, कई सारे सैनिक गंभीर जोर से पीड़ित हो गए, कुछ की मृत्यु भी हो गई। और जब सिकंदर ने कहा कि उठो, 6 महीने पूरे हुए, अब चलते हैं मगध पे हमला करने, तो कोई उठने के लिए तैयार नहीं हुआ। बोले सर जाएंगे नहीं अंदर। ले क्यों नहीं जाओगे? कोई कुछ कहने के लिए नहीं तैयार है। बस सबकी शक्लें देख के ये पता चल रहा है कि डर है सेना में, और डर वास्तविक धरातल पे नहीं है। वो मगध अगर पहुंचोगे तो वो विलासी राजा है, वो सो रहा होगा शराब के नशे में, उसका गला काट के ले आओगे आप लोग। लेकिन डर इस बात का है कि उसके पास 4 गुनी बड़ी सेना है हमसे। और मगध तक तो हम लोग तब पहुंचेंगे ना जब वो सड़क के ऊपर वो जो खड़ा था ब्राह्मण, उससे पार पाएंगे। वो ऐसी ऐसी बात कर रहा था कि तुम लोग को झेलम के तट पे देख लेंगे। तो जिस राज्य की प्रजा ऐसी हो, जिस राज्य का आम आदमी ऐसा हो, जिस राज्य का किसान ऐसा हो, उस राज्य का राजा कैसे होगा? इसलिए कहते हैं कि कभी भी किसी राष्ट्र की स्थिति का पता लगाना है तो 2 लोगों से बात करिए, जवान और किसान।
यही दो सिंबल्स हैं, यही दो इंडिकेशन है जो किसी भी देश की हालत के बारे में बताते हैं। सिकंदर की सेना ने साफ मना कर दिया कि साहब अंदर नहीं जाएंगे। और यह सुनकर सिकंदर को शॉक लगा। सिकंदर कौन है? विश्व विजेता, द ग्रेट कॉन्कर ऑफ द वर्ल्ड, अलेक्जेंडर द ग्रेट, द स्टूडेंट ऑफ एरिस्टोटल। और सेना कह रही सर बुखार है, अब छोड़ दो, अब नहीं जाएंगे। तो सिकंदर क्या, कोई भी होगा उसका कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। अकेला सिकंदर कुछ नहीं कर सकता, बड़े बड़े योद्धा अकेले कुछ नहीं कर सकते। वो स्ट्रैटेजी अच्छी बनाते हैं, करती तो सेना ही है। वापस हो लिए। और यह थी सिकंदर के जीवन में पहली और आखिरी हार। और जब सिकंदर वापस हुआ बहुत भारी मन से, तो जो स्टेट्स उसने 4 जीते हैं ना, हेरात, कंधार, काबुल और बलूचिस्तान, वो उसने वापस कर दिया। और कहा मैं जब सेना मेरी ऐसी है तो फिर मैं क्या करूं, मैं स्टेट अपने साथ वापस तो नहीं ले जा सकता जीते हुए। हां, गवर्नर छोड़ के जा रहा हूं, मेरे नाम से ही राज होगा, मैं जा रहा हूं। और उन 4 स्टेट्स का जो कंबाइंड नाम रखा गया, एक प्रांत पूरा बना, इट इज कॉल्ड अलेक्जेंडेरिया। एटलस के ऊपर अलेक्जेंडेरिया लिख करके आता है। अलेक्जेंडर का मतलब सिकंदर, अलेक्जेंडेरिया का मतलब सिकंदर का जीता हुआ एरिया। सिकंदर वापस लौटा। अब जिधर से आ रहा है उधर ही से जाएगा ना, तो पहले फिर खैबर पार करेगा, अफगानिस्तान पहुंचेगा, ईरान पहुंचेगा, इराक पहुंचेगा, सऊदी अरब पहुंचेगा, फिर टर्की पहुंचेगा, फिर यूनान पहुंचेगा। वो सैनिक जो कभी सीना तान के भारत में घुसे थे, अब वो सर झुका के वापस जा रहे हैं। और ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई है, ये इतिहास की सबसे परखी हुई कहानी है, लिखित स्रोत कहीं कुछ नहीं है। 1 दर्जन हिस्टोरियंस ने अपनी रिसर्च के बाद जो लिखा, वो यही लिखा जो मैं आपको बता रहा हूं कि सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया और सिकंदर को वापस लौटना पड़ा। एनसीईआरटी भी यही लिखती है, यही लिखा होगा हर जगह। अब सिकंदर डिप्रेस है, कॉन्फिडेंस उसका नहीं टूटा है, वो डिप्रेस है केवल कि मेरे साथ वाई आई, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और जब वो डिप्रेस है तो उसका दिमाग खराब है। और वो करीब ईरान ही पहुंचा था, तब जाकर के उसको पता चला कि यार मच्छर ने तो मुझे भी काटा है। और तब उसके राजवैद्यों ने, हकीमों ने उसको बताया कि सर बुखार आपको भी बहुत तेज है। लेकिन वो राजा है, अगर वो सबसे कहेगा कि मुझे फीवर है तो तुझसे ना, तो भूल ही जाओ। ना उसको एहसास है कि वो बीमार है, ना उसने किसी को पता लगने दिया। लेकिन वो जब डिप्रेस हो गया ना, तब उसकी बीमारी उभर के बाहर आ गई। और फीवर नहीं, बहुत तेज फीवर है, इतना तेज फीवर कि जान बचाना मुश्किल है। जैसे तैसे ईरान पार किया और सऊदी अरब में एक जगह पड़ती है बेबीलोन, वहां पे इसकी मृत्यु हो गई, मर गया। सिकंदर का मरना इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट है, भारत की एक राष्ट्र के रूप में बहुत बड़ी जीत है। लेकिन सिकंदर की मृत्यु को इतिहासकार अलग अलग नजरियों से देखते हैं। और आज के समय में कई सारी लोकोक्ति, मुहावरे, इडियम, फ्रेजेस इस बात के ऊपर बनती हैं कि जिसने सारी दुनिया जीत ली वो इस तरीके से मरा। ये जितनी कहानियां आप लोगों ने सुनी होंगी लोकोक्तियों के रूप में कि जब सिकंदर मरा तो उसके जनाजे से दोनों हाथ उसके बाहर निकाल दिए गए, जो कि इस बात का सिंबल था कि मैंने सारी दुनिया जीत ली लेकिन जा खाली हाथ रहा हूं। ऐसी कहानियों का कोई मतलब नहीं है। ये सब झूठी कहानियां हैं, ये सब माइथोलॉजिकल कहानियां हैं। ये कहानियां सिर्फ सिकंदर के कैरेक्टर को जस्टिफाई करने के लिए गढ़ी गई, जो एक तरीके से सही भी है। लेकिन एक कहानी जो बिल्कुल करेक्ट है वो ये है कि जब सिकंदर अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, तब उसने अपने मंत्री को बुलाया, सेल्यूकस निकेटर को, और उससे कहा कि मेरे मरने के बाद मेरी डेड बॉडी को यूनान मत ले जाना। क्यों? क्योंकि मेरी जो जनता है ना, वो मरे हुए सिकंदर को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। यूनान की जनता का मानना है कि सिकंदर मर नहीं सकता, सिकंदर विश्व विजेता है, वो दुनिया जीत के वापस आएगा। वो लोग मुझे मरा हुआ देखेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, और हो सकता है वो मेरी डेड बॉडी से सवाल करें कि ये तुम सिकंदर हो ही नहीं सकते।
जो मर जाए वो सिकंदर कहां। इसलिए डोंट बरी मी इन द ग्रीस, फेंक दो मेरी बॉडी, कुत्तों को डाल दो। मुझे अपने आप से नफरत है, मैं सिकंदर हो ही नहीं सकता। इतना डिप्रेस होकर वो मरा। और जब वो मरा तो सेना का मोराल जो पहले 50% डाउन था वो 10% पे आ गया। बेबीलोन से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, लाल सागर है। लाल सागर से एक रास्ता जाता है इजिप्ट के लिए, और उसको इजिप्ट ले जाकर के दफन कर दिया गया। और आज भी सिकंदर इजिप्ट में ही कहीं दफन है, ठीक ठाक किसी को नहीं पता कहां, लेकिन ऐसा मानते हैं कि जहां पे वो दफन है उसके ऊपर एक पिरामिड बना हुआ है, और उस जगह का नाम अलेक्जेंड्रिया है। तो इजिप्ट में भी एक शहर है जिसका नाम अलेक्जेंड्रिया है, जहां पे कहते हैं कि सिकंदर दफन है। और फिर ये सेना कहां पहुंची? यूनान। सिकंदर की सेना को यूनान जाने दीजिए, आप लौट के आइए मगध और देखिए एक बार कि तक्षशिला में क्या हो रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य की पासिंग आउट परेड हो चुकी है। दुनिया की बेस्ट स्ट्रेटेजी के बारे में उसको जानकारी दी जा चुकी है, और जिसके गुरु खुद चाणक्य हों उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चाणक्य ने जो शपथ खाई थी कि मेरी दुश्मनी नंद वंश से है, मेरी दुश्मनी राष्ट्र के साथ नहीं है, चाणक्य ने राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा दी और भारत के ऊपर एक संभावित खतरे को टाल दिया। लेकिन अब दूसरा एक्ट जो इनको करना है वो ये है घनानंद का वध। सेना तो है नहीं, दो हैं गुरु शिष्य, और उसकी सेना सिकंदर की सेना की 4 गुनी थी, तो ये दोनों मुकाबला कर सकते हैं? नहीं। लेकिन यहां पे जरा एक लिंक पकड़ने की कोशिश करिए। सिकंदर के पास तो बहुत महान सेना थी ना, उसने क्या कर लिया? कुछ नहीं, क्योंकि सेना का मोरल डाउन हो गया। और इनके पास सेना नहीं है तो भी कुछ नहीं कर पा रहे, तो दोनों इक्वल है ना। यह बात चाणक्य ने चंद्रगुप्त को समझाई और बोले चलो तो निकलो तो यहां से। आगे जब बुक लिखी गई अर्थशास्त्र, तो इस किताब के अंदर लिखा हुआ है कि जब मैं तक्षशिला से मगध की यात्रा कर रहा था, सेना रास्ते में जुटाई गई। सेना में कौन भर्ती हुआ? मलेच्छ। मलेच्छ का मतलब जो लोग नहाते नहीं है, गंदगी साफ करते हैं, सीवर ढोते हैं, जिनकी समाज में कोई पूछ नहीं है, उनको सेना में भर्ती किया। चोरों को सेना में भर्ती किया। अब कोई चोर है, कोई जंगल में मिल गया, तो उससे कहा अबे तुम कितना चुरा लेते हो सुबह शाम तक? बोला अरे साहब यहीं खड़े रहते हैं, लूट मार करके जैसे तैसे शाम के नमक रोटी का इंतजाम करते हैं। बोले इतना दें कि जिंदगी भर बैठ के खाओगे? अरे सर चलो, एविडेंस है। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में मलेच्छों की भर्ती हुई, चोरों की भर्ती हुई, नीची जातियों की भर्ती हुई, मल्लाहों की भर्ती हुई, केवटों की भर्ती हुई, जल्लादों की भर्ती हुई। यानी कि वो लोग भी चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में भर्ती हुए जो डेड बॉडी जलाने का काम करते थे। चलो, और जब लीडर आपका परफेक्ट है तो फिर सैनिक हो कैसे भी कोई दिक्कत नहीं। पुरानी कहावत है कि 1000 गीदड़ों की सेना का नेतृत्व अगर एक शेर कर रहा है तो वो 1000 गीदड़ नहीं शेर है। लेकिन अगर 1000 शेरों की सेना का नेतृत्व एक गीदड़ कर रहा हो तो फिर वो शेर नहीं, वो गीदड़ है। ये अंतर है मगध की सेना में और चाणक्य और चंद्रगुप्त की सेना में। सेना घुस गई और धनानंद अपने मद में चूर। बस फिर क्या था, धनानंद की जंघा के ऊपर चंद्रगुप्त ने पांव रखा और बाएं हाथ से तलवार उठाई और सर धड़ से अलग, बिना किसी प्रतिरोध के, विदाउट एनी रेजिस्टेंस, ही beheaded। लेकिन इसकी हत्या की कई सारी कहानियां प्रचलित हैं। मैंने आपको बताया ना, एक किताब है अर्थशास्त्र, एक किताब है मुद्रा राक्षस, एक किताब है विष्णु महापुराण, फिर दीपवंश महावंश, कई सारी कहानियां प्रचलित हैं। एक कहानी ऐसी भी प्रचलित है कि विषकन्या को भेजा। पहले जब राजा लोगों को मारना होता तो राजा का मतलब Z प्लस सिक्योरिटी। अब आज के समय में किसी देश के प्रधानमंत्री को आपको मारना हो तो आपको क्या लगता है कि आप उसकी जांग के ऊपर पैर रख के बाएं हाथ से तलवार चला सकते हैं? He is already secured by the Z प्लस। तो विष कन्या को भेजा। जैसे आज के समय में स्पाई सिस्टम है, जासूस होते हैं, पाकिस्तान की ISI है, इंडिया में रॉ है,
तो उस जमाने में ये सब तो था नहीं, तो विष कन्या चलती थी, एक बेहतरीन खूबसूरत लड़की। वो जाएगी, आपको बढ़िया डांस दिखाएगी, आपको एंटरटेन करेगी और धीरे धीरे शराब के प्याले में जहर मिला के पिला देगी। इट इज कॉल्ड विष कन्या। और ये विष कन्या अपना काम धनानंद जैसे आदमी के साथ तो बहुत अच्छे से कर लेगी। तो एक कहानी ऐसी भी प्रचलित है, एक कहानी ऐसी भी प्रचलित है कि धनानंद गिल्ट फीलिंग से मरे कि ये क्या हो गया। लेकिन जो एप्रोप्रिएट कहानी है वो चंद्रगुप्त के द्वारा वध। और ये घटना कब की है? 323 बीसी, 323 बीसी की कहानी है ये। तभी तो जब 322 बीसी आएगा तब चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण कर जाएगा और आधिकारिक रूप से नंद वंश की समाप्ति हो जाएगी। नंद वंश की समाप्ति होती है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मगध साम्राज्य में मौर्य वंश की स्थापना कर दी जाती है। तो जिसे अभी तक हम लोग मगध कहते आ रहे थे, राइज ऑफ मगध पढ़ रहे थे, नाउ इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू मौर्यन एम्पायर, द ग्रेट मौर्यन एम्पायर। तो ये थी मौर्य साम्राज्य की स्थापना की कहानी। अच्छे से बात आपको समझ में आ गई। अब मौर्य साम्राज्य की स्थापना के बाद क्या बचा चाणक्य के पास करने के लिए? कुछ नहीं, 2 वादे थे, दोनों पूरे हो गए। राष्ट्र की सुरक्षा भी हो गई, नंद वंश का जड़ से नाश भी हो गया, उनके घर में कोई दिया जलाने वाला नहीं बचा। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य क्या करेगा? अब चंद्रगुप्त मौर्य इतिहास से प्रेरणा लेगा अब, और वो चाणक्य को अपना गुरु मान लेगा और दरबार में एक सम्मानित स्थान देगा। कोई भी काम करने से पहले उनकी आज्ञा लेगा, परमिशन लेगा, एडवाइस लेगा। यहां पे मौर्य साम्राज्य स्टैब्लिश हो गया। अब वापस चलिए यूनान। सिकंदर की सेना पहुंच गई, रास्ते में थे ना वो लोग, पहुंच गए। जब सिकंदर की सेना वहां से पहुंची तो हाँ भाई, सिकंदर कहां है? वेयर इज अलेक्जेंडर? आप लोग तो वर्ल्ड कॉन्क्वेस्ट में गए थे, तो भाई साहब ये हो गया है। तो पूरे मकदूनिया में एक भी सड़ा अंडा और टमाटर नहीं बचा होगा, इतना सेना के ऊपर चलाया गया। लोग मानने को तैयार ही नहीं कि सिकंदर मर गया। इस बात को लेकर सेना शर्मिंदा तो थी ही, और अब उसको देश निकाला भी हो गया। किस बात की सेना? भाग जाओ यहां से। तब सेल्यूकस निकेटर ने एक संकल्प लिया, और उसने संकल्प यह लिया कि मैं एक दिन मगध वापस जरूर जाऊंगा। न लड़ पाया तो देखूंगा तो कि क्या है, कि जबरदस्ती इतना हैवी माहौल क्रिएट करके हमको भगा दिया गया कि केवल औरत था वो। और साथ ही साथ आई एम द लीगल हायर ऑफ द अलेक्जेंडर। अगर सिकंदर वैसे अपनी प्राकृतिक मौत भी मरता तो उसके मरने के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन होता? भाई मैं ही तो होता। तो इस लिहाज से अब मैं ही अलेक्जेंडर का उत्तराधिकारी हूं। भारत में जो अलेक्जेंडरिया, मगध में जो अलेक्जेंडरिया वो छोड़ के आया है, 4 स्टेट्स हैं, वो मेरे हैं, मैं जाऊंगा जरूर। लेकिन ही हैज टू रीइंफोर्स। आपको एक झटका लगा, आपको एक सदमा लगा, आपको उससे प्रेरणा तो मिली, लेकिन ये टूटे फूटे लोग ये कैसे वापस जा पाएंगे? तुरंत नहीं जा पाएंगे। तो वो लग गया अपनी सेना को दोबारा से तैयार करने में। रूट चार्ट उसके पास क्लियर है, अब उसको रास्ता तो भटकना नहीं है। कहां रुकना है, कहां खाना है, कहां कैंप लगना है, कहां ब्रेक लेना है, ये सब उसको क्लियर है, क्योंकि एक बार वो एक्सपीरियंस ले चुका है। बस उसको क्लियर क्या नहीं है कि व्हाट इज मगध, और उसको सूत्रों के हवाले से खबर मिल चुकी है कि नंदवंश भी खत्म हो चुका है, अब चंद्रगुप्त मौर्य वहां का राजा है। तो चलो, लड़का है, 22-23 साल का लड़का है, निपटा के आते हैं। चंद्रगुप्त वॉज 23 व्हेन ही किल्ड धनानंद। 23 साल का था, आप लोगों के बराबर। सेल्यूकस वहां से चला, समय काफी बीत चुका है। चंद्रगुप्त भी अब बड़ा हो चुका है, वो भी मैच्योर एज में 30-35 साल की इस एज में आ चुका है। शादी वादी बढ़िया कर लिए, 2 शादियां हैं उसकी। दुश्मनी धनानंद से, धनानंद के परिवार से तो नहीं है, धनानंद की बहन है उस महल में, उससे शादी करी है। मैं आपको बार बार हर मौके पे बताता रहता हूं कि पहले के समय में जो बाई मैरिजेस का प्रावधान था, बहुविवाह का प्रावधान था, उसमें यह नहीं था कि डिजायर है कि बहुत सारी औरतें मेरे पास होनी चाहिए। इट वॉज पॉलिटिकल इंटाइटी। कभी कभी राजनीति के चलते यह करना पड़ता था। उस जमाने में लोगों का चरित्र उज्जवल हुआ करता था, लोग नीतियों पर चलने वाले होते थे।
अब ध्यानानंद मर गया, उसकी बहन को मान लो महल से भगा दिया, तो उसका क्या होगा बेचारी का? लोग उसको ताने मारेंगे, कोई उसको लूटेगा, कोई उसका बलात्कार करेगा। या अगर तुम्ही ने उसको रेप कर दिया कि तुम्हारा भाई मेरा दुश्मन था, या तुमने उसको अपनी रखेल बना लिया अगर, तो क्या समाज को एक अच्छा मैसेज जाएगा कि तुम एक नीतियों पर चलने वाले राजा हो? आपकी पूजा कब होगी? जब आप उससे विवाह करें और उसको वही दर्जा दें जो उसका पहले था। तो इसलिए उससे विवाह किया। तो ये कह सकते हैं ना कि इट वॉज अ पॉलिटिकल इंटाइटी, इसमें कोई लव प्रेम जैसी चीज नहीं थी। और वो आदमी इतना बढ़िया है चंद्रगुप्त मौर्य, उसकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी है कि वो जीवन भर काक चेष्टा वको ध्यानम श्वान निंदिरा तथा वच अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम का पालन करने वाला शख्स है। कभी भी उसने अपने गुरु के खिलाफ जाके कोई बात करी ही नहीं। गुरु ने कहा नहीं बेटा इससे शादी करो, उसने कर ली। 305 बीसी, यानी कि करीब करीब 17 साल बाद। अब वो 23 साल का लड़का 17 साल बाद तो एकदम जवान और अपने प्रसिद्धि के चरम पे पहुंच गया होगा। सेल्यूकस ने दोबारा हमला किया, और ध्यान रहे इस बार यहां पे धनानंद नहीं है, इस बार चंद्रगुप्त मौर्य है। जब सिकंदर का हमला हुआ था तो धनानंद अपने महल के अंदर था, लेकिन जब सेल्यूकस का हमला हुआ है तो चंद्रगुप्त पहले से ही उन प्रांतों को जीत करके बैठा हुआ है जो सिकंदर छोड़ के गया था। आपको क्या लगता है कि मैं चंद्रगुप्त मौर्य हूं? मेरे बगल में ये 4 प्रांत पड़े हुए हैं, नाम सिकंदर का चलता है, पत्थर वहां पे सिकंदर का लगा हुआ है, शिलान्यास वो करके गए हैं, मर चुके हैं। तो मेरी क्या जिम्मेदारी है? ये वो पत्थर हटाऊं, लोकार्पण का पत्थर लगाऊं अपने नाम का? तो ये काम वो पहले ही कर चुका है। सिंधु के बॉर्डर पे उसकी सेनाएं अलर्ट मोड में। आइए तो आप, तो अगर कोई वेस्टर्न आइडियोलॉजी का सपोर्टर आपसे ये कह दे कि हाउ कैन यू डिसाइड के सिकंदर हारा नहीं, आप ये कैसे तय करेंगे? युद्ध तो हुआ ही नहीं ना, तो सिकंदर कैसे हार गया? तब आप उसको बताएंगे कि सिकंदर तो मर गया, सेल्यूकस को बहुत मारा। तो इस तरीके से हम ये डिसाइड करते हैं कि सिकंदर की सेना को एक बार नहीं 2 बार हराया। एक बार हमने नैतिक तौर पर हराया, उनका मोराल गिराया, दूसरी बार उनको गिराया। भीषण युद्ध, बहुत मारा सेल्यूकस को। सेल्यूकस की हार हुई, चंद्रगुप्त जीता। अब सेल्यूकस भी बहुत जिद्दी आदमी है। अगर चंद्रगुप्त जैसी लड़ाई आपके साथ हो जाए किसी की, और आप सिकंदर की सेना में कभी रहे हो, आपकी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी आप दोबारा लौट के आओगे यहां मरने के लिए। एक बार यहीं से तो सब मोरल डाउन करके गए थे, लेकिन वो फिर भी आया और हारा। अब उसके कलेजे को ठंडक मिल गई कि हां अब ठीक है, वरना वो गिल्ट फीलिंग हमेशा रहती कि मैं जा नहीं पाया दोबारा। और जब वो हार गया तो बड़ा अच्छा आदमी है वो, शत्रु का सम्मान किया। और अगर आप वास्तविक शत्रु हैं किसी के, तो आप उसकी कमियों को नहीं, आप उसकी खूबियों को ढूंढते हैं। मेरा कोई दुश्मन है अगर, तो वो दुश्मन अपनी किन खूबियों की वजह से मेरा दुश्मन है, मुझे इस बात की चिंता होनी चाहिए। मुझे इस बात की चिंता नहीं होनी चाहिए कि उसके अंदर कमियां क्या हैं। कमियां तो सबके अंदर हैं। वसीम बरेलवी का एक शेर है, हाथों में खंजर ही नहीं आंखों में पानी भी चाहिए, दुश्मन भी चाहिए तो खानदानी चाहिए। उसको चंद्रगुप्त मौर्य पसंद आ गया। घुटनों पे बैठा है, युद्ध हार चुका है, सेना थकी है, और जब चंद्रगुप्त ने उसके सामने खड़े हुए सीना तान के किया, बताओ क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? तो उसने कहा मेरी बेटी से शादी करोगे? In the respectful manner, he proposed to marry with her daughter. अब ये पिक्चर एकदम घूम गई। यार इसकी लड़की से शादी, तो मतलब अब इसको मारने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये संधि के मूड में हो चुका है। अब ये ट्रिटी करेगा। तलवार हटी, गुरुजी के पास गए, तलवार अंदर गुरु ऐसे ऐसे बोल रहा है। नाम बताया गया उसको, हेलेना।
लड़की का नाम है हेलेना। नाम सुन के ही लग रहा है लड़की सुंदर होगी। लड़की यूरोप की है तो गोरी होगी, लड़की यूरोप की है लंबी होगी, ब्यूटीफुल होगी, सारी क्वालिटीज होंगी। और तुम क्या हो, मलेच्छों की सेना लिए। तो अगर शादी हो जाती है तो मजा तो बहुत आएगा, लेकिन मामला यह है कि समझ में नहीं आ रहा कि करें क्या। गुरु जी के पास गए, सर आप देख लो। चाणक्य ने कहा कि तुमको क्या लगता है? बोले आप जो कहोगे वो करेंगे। अंदर ही अंदर भले ही ये मन हो रहा है कि नहीं गुरु जी यस एक बार बोल तो दो। अच्छा सेल्यूकस भी डैशिंग है, वो भी हैंडसम है, तो उसको देख के पता चल रहा कि उसकी बेटी कैसी होगी। अब बॉल चाणक्य के पाले में। अब देखिए महान आदमी की पहचान, जब भी कभी शत्रु दल में वैवाहिक संबंध स्थापित करने का मौका आए, चूकना मत से यस शत्रु से। क्यों? दुश्मनी हमेशा के लिए खत्म। सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? दुश्मनी हमेशा के लिए खत्म। वो जो आर्मी आपकी उधर 50-60 हजार की लगी थी वो वापस आ जाएगी, पहला फायदा। दूसरा फायदा, वो चीजें जिनके लिए झगड़ा था वो दहेज में मिल जाएंगी। और तीसरा फायदा, कल्चर का आदान प्रदान। जब यूरोप की लड़की आपके घर आएगी तो आपके घर में वो यूरोप का खाना कभी बनाएगी, रेसिपी बनाएगी कि नहीं बनाएगी? आप अपने ससुराल कभी जाओगे तो वहां पे आपको यूरोपियन कपड़े भेंट में दिए जाएंगे। वो लड़की आपके घर में यूरोपियन कल्चर से आपके घर को संवारेगी, मेकअप करेगी, कॉस्मेटिक्स अपने साथ लेके आएगी। तो क्या दो संस्कृतियों का मिलन नहीं होगा? तो देखिए शादी कर लेने से कितने सारे फायदे हो रहे हैं। सबसे पहले दुश्मनी खत्म हो रही है, जिस जगहों को लेकर के झगड़ा है वो सब दहेज में मिल जा रही है, सेना नहीं एक्स्ट्रा लगानी पड़ रही है, इसके बाद यूरोप का कल्चर आपको मिल रहा है, ये सारे फायदे आपको हो रहे हैं। चाणक्य सेड यस। अब संबंध तय होगा, दान दक्षिणा की बात आएगी। तो सेल्यूकस कहेगा कि सर मगध के हाथी हमको बहुत पसंद है। हाथी दुनिया में दो ही जगह हैं अच्छी क्वालिटी के, या तो अफ्रीका में या तो इंडिया में। अब ब्राजील में भी अमेज़न रेन फॉरेस्ट में। हमारे यहां की पहचान था हाथी। हमारे यहां घोड़े घोड़े, कोई ऐसा देवी देवता बता दो जिसकी सवारी घोड़ा हो, क्योंकि घोड़ा हमारे यहां का पशु ही नहीं है, वो तो अरब का है। हमारे यहां हाथी है सवारी, गजाननम, हाथी के समान मुख वाले। तो सर घोड़े बहुत पसंद है। अब ससुर का दर्जा रखते हो यार, इतनी जरा सी बात, 5000 हाथी उपहार में दिए जाए। 5000 हाथी सेल्यूकस को गिफ्ट में दिए गए, लो ले जाओ ऐश करो। और ये सब जो थके आ रहे तुम्हारे पड़े, इनको हाथियों में ले जाओ लाद के। अब बदले में सेल्यूकस क्या देगा? सर हेरात आपका, सर कंधार आपका, सर काबुल आपका, सर बलूचिस्तान आपका, सब आपका, सब कुछ आपका। समझ रहे हैं? और ये पूरा एरिया जो है, इस पूरे एरिया को अगर आज आप देखना चाहें ये कितना बड़ा है, तो पूरा पाकिस्तान और लगभग पूरा अफगानिस्तान और कुछ हिस्सा ईरान का, ये पूरा एज ए डाउरी मान लीजिए, एज ए गिफ्ट मान लीजिए, एज ए ट्रिटी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। इन दोनों की शादी गांधार जगह पर हुई। ये वॉरफील्ड वहीं पर है, वहीं पर शादी हुई थी चंद्रगुप्त की और हेलेना की। और जिस जगह पर इन दोनों की शादी हुई थी, यहीं से एक नई आर्ट फॉर्म का जन्म हुआ जिसको गांधार कला आगे चल के कहा गया। गांधार आर्ट फॉर्म। मैं समझता हूं कि अब मुझे आपको यह बताने की जरूरत नहीं कि गांधार कला क्या होगी। तो गांधार कला इज द मिक्सचर ऑफ एंशिएंट यूनान एंड इंडिया। दोनों संस्कृतियों के मिलन से जो नई संस्कृति पैदा हुई उसको गांधार कला, गांधार संस्कृति कहा जाएगा। सभी को क्लियर है? वापस आ गए, रहने लगे दोनों सुख से। सेल्यूकस भी वहां अपना सुख से लोगों को समझा लिए होंगे। और हर बाप को अपनी बिटिया की चिंता एक ना एक दिन तो होगी ही।
कि लड़की हमारी कैसी है, या पता नहीं वो लड़का कैसा है, लड़की तो नहीं हमारी भारी पड़ गई उसके ऊपर। तो इन्हीं सारी चिंताओं के चलते पहले के जमाने में पापा अपनी लड़कियों के घर नहीं जाते थे, अभी भी बहुत लोग नहीं जाते हैं या पानी नहीं पीते हैं बेटी के घर का। तो उसने एक दूध भेजा, मोरक्को में रहता था, उसको बुलाया, मैगस्थनीज, बोले जाओ देख के आओ तुम्हारी दीदी कैसी है। 3 साल बाद, शादी के 3 साल बाद, करीब करीब 302 BC में वो आया। और जब वो आया तो उसका भव्य स्वागत हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य को भी पता चला कि भाई पहली बार कोई ससुराल से आ रहा है, जबरदस्त वेलकम हुआ उसका। और वो अपने वेलकम से इतना खुश हुआ, नए कपड़े उसको भेंट किए गए, रात को रहने के लिए बढ़िया आलीशान सूट उसको दिया गया, सुबह दरबार में उसको इंट्रोड्यूस कराया गया, बगल में उसकी गद्दी लगाई गई कि ये साले वाले नहीं, ये हमारी पत्नी के भाई हैं। आपका साला है भविष्य में किसी दोस्त से इंट्रोड्यूस कराना, तो ये मत कहना साले हमारे, मेरी पत्नी के भाई हैं, उसका मान बढ़ेगा। अब वो खुश। 3-4 दिन जब उसका बढ़िया स्वागत सत्कार हो गया, तब कहा गया अब तू लिख, लिखने आया था ना, लिख, तेरी बहन कैसी है जाके बताना वहां। अब आप समझिएगा वो क्या लिखेगा, वो कहावत है जो जीजा जी कहेंगे वही करूंगा। उसने लिखा कितने साल, 4 साल, 4 साल लिखता ही रहा। रिसर्च करी, बहन के सुख दुख जाने, राज्य की प्रॉपर्टी देखी, सब कुछ बढ़िया। जब वो 100% सेटिस्फाई हो गया, फिर उसने लिखा, और लिख के उसने ग्रंथ तैयार कर दिया, इंडिका। अब ये जो 4 एविडेंस मैंने आपको दिए, इसमें आप 5वां एविडेंस भी डाल सकते हैं, इंडिका, कि मौर्यकालीन समाज को जानने का एक अच्छा स्रोत है इंडिका। लेकिन याद करिए लेक्चर नंबर 1, फॉरेन राइटिंग्स पे बहुत ज्यादा विश्वास नहीं। इसके बाद बढ़िया हंसी खुशी लाइफ चंद्रगुप्त की चलने लगी। और एक दिन जो आदमी इतना संघर्ष करके अपने जीवन में आगे पहुंचा हो, जिसने लगभग जीवन का हर दुख देखा हो, तो उसको बहुत ज्यादा माया किसी चीज की नहीं होती है। तो एक दिन चंद्रगुप्त का मन सारी चीजों से हट गया और ये परेशान रहने लगे। इनके घर के सामने, और ज्यादा उम्र नहीं थी, बुढ़े नहीं थे, मुश्किल से 46-47 साल की उम्र में ही, मतलब जवान ही होगा आदमी उस समय। और घर के सामने से रोज एक संत निकलता था, एकदम खुश, बढ़िया, मस्त। उससे रोज पूछे, बुला के इधर है, तुम बड़े यार खुश हो, हमको देखो सब कुछ है, 2-2 3-3 बीवियां हैं घर में, सब पूरा सब सिस्टम मेंटेन है, फिर भी हमको मजा नहीं आती है। बोला अरे छोड़ो राजा आदमी, तो चला गया। फिर अगले दिन उसको पकड़े, नहीं बताना पड़ेगा तुमको, बताना पड़ेगा। बोले देखो बताएंगे एक ही शर्त पे, जब ये सब राजपाट छोड़ के मेरे साथ चल दोगे। बोले यार मामला तो मेरे, तो बोले अरे बुद्ध ने नहीं है किया था, हाँ किया था, छोड़ दो, छोड़ के चल दिए उसके साथ। और उस शख्स का नाम था भद्रबाहु, ये जैन संत था। कपड़े उतरवाए, बोला चलो, सर पे मुकुट लगाए, नीचे दिगंबर बिना कपड़ों के चल रहे हैं। इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जैन लिटरेचर्स कहते हैं कि ही वॉज द ओनली एंड लास्ट मुकुट मुनि, जो मुकुट लगाता था लेकिन मुनि था। और इनको चलाते चलाते ले गए कर्नाटका, एक जगह श्रावण बेलगोला, एक पहाड़ के ऊपर चढ़ाए, बोले अब यहीं रहो, बना लो अपना झोपड़ी ओपड़ी, टेंट यहीं लगा लो। चंद्रगिरी पर्वत उस जगह का नाम है। बोले अब क्या करो, बस साधना करो। बोले साधना में क्या करें, बस खाना पीना बंद, साधना करो। संथारा, जैन धर्म की उच्च परंपराओं का निर्वहन करते हुए अपने प्राणों को त्याग देना। एंड 298 BC he died on the चंद्रगिरी पर्वत। इसीलिए मैंने लिखा ग्लोरी, ग्लोरियस लाइफ। इस पूरी लाइफ को आप एक बुलेट ट्रेन की रफ्तार में समझते हैं। तो इस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई और मौर्य साम्राज्य के सबसे महान शासक का अंत हुआ। इस कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा कि जीतने के लिए सिर्फ जुनून चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तो अपने आप ही डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे आज की चर्चा को विराम देंगे हम लोग, और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अब मौर्य प्रशासन की चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। कोई डाउट है तो बता दीजिएगा।